हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो क्यूब बॉक्स। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन नाम के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से इकोलॉजी वाली यूनिट भी हमारी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि इकोलॉजी वाली यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर है टोटल, जिसमें से 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ा तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो डाल रखी, तो आप देख सकते हैं। आज हम लोग इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर इकोलॉजी वाली यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, पर हम इसको लास्ट में कर रहे हैं। इकोलॉजी वाली यूनिट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप किसी भी चैप्टर को अपनी तरह से पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को लास्ट में लिया है। पर लेकिन हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम इकोलॉजी वाली यूनिट को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसमें मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं, शायद आपको उनके मतलब पता हो, पर फिर भी हम उनको पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में, क्योंकि हमें एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को ही समझते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ईच इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। ईच इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। ओके, सॉरी, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। यस, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या है, दूसरे टर्म का नाम है पॉपुलेशन। आई होप आपको इसका भी मीनिंग पता होगा, पर फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। यस। थर्ड टर्म क्या है हमारा, कम्युनिटी। कम्युनिटी कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइंड इन एन एरिया। डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइंड इन एन एरिया। यस। फोर्थ टर्म इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम चैप्टर को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसलिए हम इसके बस डेफिनेशन को ही समझेंगे। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, बेसिक सा, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। यस। लास्ट टर्म इज बायोम। बायोम का मतलब क्या होता है, बायोम का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है मैनी इकोसिस्टम। मैनी इकोसिस्टम। यस। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई डॉग है या फिर कोई कैट है, तो वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल है। पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रुप ऑफ कैट, ग्रुप ऑफ डॉग्स। तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। कम्युनिटी क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन। मैंने जैसे कि बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि एग्जांपल में कैट हो गया, ग्रुप ऑफ कैट्स, ग्रुप ऑफ डॉग्स, है ना, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। तो ये सब क्या हो गया, कम्युनिटी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही एरिया में कंबाइंड है, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, जहां पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन होने को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और बायोम का मतलब क्या होता है, मैनी इकोसिस्टम, यानी एक साथ बहुत सारे इकोसिस्टम।
तो बस ये बेसिक सी चीज है। और मैंने आपको बताया था इकोलॉजी वाले चैप्टर में इकोलॉजी वाली यूनिट में सबसे पहला चैप्टर यही है, तो हम इकोलॉजी का मतलब भी समझेंगे। आखिर इकोलॉजी वाली यूनिट में हम पढ़ते क्या है, इकोलॉजी। तो हम इसका आज सिंपल सा डेफिनेशन समझेंगे इकोलॉजी का भी। ओके, सॉरी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन का स्टडी विथ एबायोटिक फैक्टर्स। इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ interaction of organisms and also with abiotic factors. Yes. अब इसी चैप्टर में एक और चीज आती है, नीश का मतलब क्या होता है, नीश का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है और वो क्या क्या रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। तो इसका मतलब ये होता है, नीश का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्पेस occupied by an organism and role in ecosystem it utilizes resources यस। तो ये हो गया। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया, बस हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़े जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है और सिंपल है। ओके, अब हम आगे बढ़ते चैप्टर की तरफ। अभी हमने पढ़ा 2 मिनट पहले, बायोम का मतलब क्या होता है, बायोम का मतलब क्या होता है, मैनी इकोसिस्टम। तो हमारे इंडिया में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स है। तो जो मेजर बायोम्स है इंडिया में वो टोटल कितने, 4 है। आपके एनसीईआरटी बुक में उन 4 बायोम्स की फोटो दी गई है, तो आप एक बार उनको देख लेना, ठीक है। यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाना भूल गई फोटो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ बायोम्स, टोटल 4 टाइप्स के मेजर। पहला आता है अपना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, second is deciduous forest, थर्ड क्या है, थर्ड इज डेजर्ट, फोर्थ इज सी कोस्ट। यस, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स। अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। ये हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है। अब हम इसको एकदम डिटेल में समझेंगे। तो टॉपिक का मतलब क्या है, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम ये देखेंगे कि मेजरली क्या क्या एबायोटिक फैक्टर्स है जो हम ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या आता है मेजर एबायोटिक फैक्टर में, सबसे पहला मेजर एबायोटिक फैक्टर में आता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को और क्या बोला जाता है, मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर बोला जाता है, मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर। क्यों बोला जाता है भाई, कुछ रीजन है जिससे इसको मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होता है। तो वो एक
स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही नॉर्मल फंक्शनिंग करते, तो इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंजाइम्स नीड स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। यस। अब इसमें ही एक टर्म आता है, पहला क्या आता है, यूरीथर्मल। यूरीथर्मल यूरीथर्मल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो बहुत ज्यादा टॉलरेट कर लेता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल बोलते हैं। विच टॉलरेट्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल। एग्जाम्पल में क्या आ गया, एग्जाम्पल में आ गया मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। यस। सेकेंड टर्म इज स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल इसका बिल्कुल अपोजिट है। स्टेनोथर्मल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। यहाँ पे नैरो लिख देती हूँ, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, इसके एग्जाम्पल में आता है पोलर बियर, पोलर बियर। यस। अब दूसरा मेजर एबायोटिक फैक्टर क्या है, पहला तो टेम्परेचर हो गया, सेकेंड इज वाटर, वाटर को बोला गया है। तो वाटर को क्या बोला गया, मेजर एबायोटिक फैक्टर में आता है। तो इसमें एक टर्म आता है सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर कितना सॉल्ट होना, उसको क्या बोला जाता है, सैलिनिटी। इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी बताती हूँ क्यों। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब बताती हूँ क्यों, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। लेस देन 5 किसका होता है, वो होता है आइलैंड वाटर का। 30 to 35 किसका होता है, सी का। और मोर देन 100 किसका होता है, मोर देन 100 होता है हाइपरसलाइन लगून्स का। हाइपरसलाइन लगून्स उनका होता है। यस। अब जैसे हमने टेम्परेचर वाली चीज में 2 टर्म देखे, अब हम वाटर में भी देखेंगे। उसमें सबसे पहला क्या आता है, यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन का मतलब क्या होता है, विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, टॉलरेट्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ऑफ सैलिनिटी। यस। एग्जाम्पल में क्या आ गया, सैल्मन, ये एक टाइप की फिश होती है। दूसरे टर्म क्या है, स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन, स्टेनोहेलाइन में क्या आता है, विच टॉलरेट्स नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। इसका एग्जाम्पल क्या है, शार्क। यस। अब एक टर्म आता है, मतलब एक छोटा सा टॉपिक आता है, ऑस्मोसिस, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज आती है। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे मान लो कोई फिश है जो हाईली सॉल्टेड वाटर में रहती है, अगर हम उसे उठा के फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा, वो फिश क्या होगी, स्वेल हो जाएगी।
कौन से प्रोसेस की मदद से? ऑस्मोसिस, यहाँ पे ऑस्मोसिस चल रहा है। ऐसे ही वैसे वर्सा अगर हम किसी फिश को जो वो फ्रेश वाटर में रहती है उसको उठा के हम हाईली सॉल्टेड वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगी। तो बस हमें यही फैक्ट याद रखना है। इसको मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये जनरली सबको पता होता है। अब हम थर्ड फैक्टर पे आते हैं जिसका नाम क्या है? लाइट। लाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में आता है। लाइट, यहाँ पे लिखती हूँ लाइट। लाइट की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं। आखिर प्लांट्स को लाइट की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है पर लेकिन हमें याद रखना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ये काम करते हैं प्रोसेस में जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, उसके लिए इनको लाइट की जरूरत पड़ती है। सेकेंड इज फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, उसके लिए भी प्लांट्स को लाइट की जरूरत पड़ती है। हम एनिमल्स को क्यों जरूरत पड़ती है भाई? लाइट की क्यों जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहला रीजन है फॉर्जिंग के लिए। सेकेंड इज रिप्रोडक्शन। और क्या एग्जाम्पल, मतलब और क्या रीजन है? माइग्रेशन के लिए। यस। अब 11th क्लास का एक टॉपिक आता है प्लांट किंगडम, उसमें पढ़ते हैं कि जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी वो कहाँ पाई जाती है? एकदम डीपेस्ट, समुद्र के सबसे ज्यादा डीप गहराई में पाई जाती है, पर लेकिन वहां तक तो लाइट पहुंच ही नहीं पाती। तो डीप सी में क्या होता है? नो लाइट, डीप सी में नहीं पहुंच पाती, नो सनलाइट। तो फिर जो रेड एल्गी होती है उन्हें, इनके सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेड एंड डीकेइंग मैटर। डेड एंड डीकेइंग मैटर। यस, ये सब चीजें। अब फोर्थ आता है जिसका नाम क्या है? सॉइल। सॉइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल जो होता है वो एक बहुत ज्यादा, सॉइल रिलेटेड फैक्टर को सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? एडेपिक फैक्टर। यहाँ पे लिखती हूँ, सॉइल रिलेटेड फैक्टर को क्या बोलते हैं? एडेपिक फैक्टर। ये बोलते हैं। और सॉइल किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट, weathering of rocks, weathering of rocks, weathering of rocks, और ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन। यस। और भी चीजों पे डिपेंड करते हैं जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉरी क्लाइमेट तो लिख चुकी हूँ मैं। जैसे कि कंपोजिशन हो गया, यहाँ पे इसको काट के, कंपोजिशन। और किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? ग्रेन साइज, ग्रेन साइज। और किस पे? मिनरल्स। ये जो फैक्टर्स हैं ये बताते हैं कि बहुत बचपन में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, तो वो क्यों अलग होते हैं? इन फैक्टर्स की मदद से अलग होते हैं। किसी के कंपोजिशन में कुछ और होता है, किसी के पीएच के वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, मिनरल्स का डिफरेंशिएट होने की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती है। तो ये सब चीजें फैक्टर्स होती हैं। तो इसको हम लोग ये करते हैं। ओके, इसको मैं रब कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। यस, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हमने 4 चीजें देखी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर लेकिन अभी जो हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं ना, इसमें से ऐसा बोला गया नीट 2025 में ये डिलीटेड पोर्शन में, पर लेकिन
टॉपिक्स एडिट वाले पोर्शन में भी ये सब चीजें, तो इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टफ भी नहीं है, इसलिए इसको कर लेते हैं। कुछ ना करने से अच्छा है कर ही लो, इससे अच्छा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई गलत नहीं है किसी चीज में, पर लेकिन हाँ कम टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत है, इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ो पर लेकिन अच्छे से पढ़ो। यस, आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा टर्म है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। यस, अब दो टाइप के ना एनिमल्स होते हैं। पहला होता है कोल्ड ब्लडेड, सेकेंड इज वार्म ब्लडेड। तो वही है, पहला क्या है, पोक्योथर्म्स जिसे बोलते हैं। पोइकिलोथर्म्स, इसमें क्या आता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनको और क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म्स। दूसरे टाइप का एनिमल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योथर्म्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोडर्म्स, एंडोथर्म्स। यस, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, उसका नाम क्या है, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। अभी तक हमने देखा कि भाई मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब हम उसको ये देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं इन एबायोटिक स्ट्रेसेस में। तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले आते हैं वो लोग जिनका नाम है क्या, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स कौन होते हैं, रेगुलेटर्स वो होते हैं जिनके पास कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट हो। कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल में क्या आते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स। दूसरे टाइप के कौन लोग होते हैं, कन्फॉर्मर्स। कन्फर्मर्स में कौन कौन आते हैं, 99% एनिमल्स आते हैं एंड ऑल प्लांट्स। 99% एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स। अब मैं एक चीज बताती हूँ, जो भी कोई कोल्डर रीजन होता है वहां पे हम देखते हैं ज्यादातर ना बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, है ना। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स वहां नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ओनली दे आर एबल टू अफोर्ड थर्मो रेगुलेशन, क्योंकि वो ना एनर्जेटिकली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसको पैसे की तरह समझ लो। तो जो जितने भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना उनका बॉडी वॉल्यूम कम होता है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया, इसलिए हीट लॉस वहां पे ज्यादा होता है छोटे एनिमल्स में, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाते। जो पोलर रीजन्स में जो पोलर बियर्स वगैरह होते हैं वहां पे रह पाते, क्योंकि उनका हीट लॉस कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है, इसलिए जो पोलर रीजन्स में जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देती हूँ अच्छे से चीजों को। तो थर्मो रेगुलेशन जो होता है, थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये थोड़ा एनर्जिकली एक्सपेंसिव होता है। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है। तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी वॉल्यूम
लेस होता है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया। इसलिए जो इनका हीट लॉस होता है, हीट लॉस वो ज्यादा होता है, इसलिए ये रेयर इन पोलर एरियाज, पोलर एरियाज। यस। थर्ड कौन लोग होते हैं? माइग्रेट। यहाँ पे बर्ड्स होती, माइग्रेटरी बर्ड्स होती है जो साइबेरिया से आती है। माइग्रेटरी birds from Siberia migrates to Gelado नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? भरतपुर, राजस्थान। यस। चौथे टाइप के कौन लोग होते हैं? सस्पेंड। सस्पेंड नाम से पता चल रहा है कि जो अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब लोग आते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स, जो स्पोर्स छोड़ते हैं, स्पोर्स बनाते हैं मतलब। और हायर प्लांट्स कौन होते हैं? जो सीड बनाते हैं, जो सीड बनाते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं ना, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स में कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है बियर, पोलर बियर। ये क्या करते हैं? हाइबरनेशन वाले प्रोसेस को करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? विंटर स्लीप। ओके। और जो कुछ स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स एंड फिशेस होती है कुछ, वो क्या करती है? एस्टिवेशन करती है, यानी कि समर स्लीप। इसलिए तो जो भालू होता है वो 3-3 महीने सो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है? हाइबरनेशन वाले प्रोसेस को करता है, इसीलिए। यस। अब एक टर्म आता है डायपॉज। डायपॉज का मतलब क्या होता है? डायपॉज का मतलब यही होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड मतलब जो अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले लेता है, इनएक्टिव हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और उसका जो ग्रोथ होता है, उस समय उसका ग्रोथ फेस चल रहा होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? डायपॉज बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म suspends inactive for some time, its growth at a phase, it's grown at a phase during unfavorable conditions, during unfavorable conditions। एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल आता है जू प्लैंक्टन्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स। यस। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है? अडेप्टेशन। यस। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जिसका नाम है अडेप्टेशन।
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसी स्लाइड पे। अडप्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ना अडप्ट कर लेना। जैसे कि अभी हमने देखा था कि कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कोई बर्ड्स जो होती है वो इधर से जाके कहीं इधर चली जाती है, मतलब माइग्रेट कर लेती है। कोई किसी का इंटरनल ही कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है, कोई सस्पेंड हो जाता है, कोई अपने काम से थोड़ा सा पॉज ले लेता है। तो लोगों मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना कोई ना कोई तरीका देख लेता है जिससे वो एबायोटिक स्ट्रेस से रिस्पॉन्स कर सके। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी चीज को ना अडप्ट कर लेते हैं, चाहे वो जेनेटिकली हो, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम उसको इन सब चीजों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है अपना, जेनेटिकली फिक्स्ड, जो जेनेटिकली ही अडप्ट किया गया हो, जेनेटिकली फिक्स्ड। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है कैंगरू रैट। कैंगरू रैट क्या होते हैं, ये ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कैंगरू रैट जो होते हैं ना, वो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। सबसे खास बात इनकी ये कि दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। कैन सर्वाइव, स्पेलिंग को इग्नोर करना प्लीज। कैन सर्वाइव, देखो सही लिख देती हूँ, विदाउट वाटर। फिर जो उनकी वाटर वाली नीड होती है वो कौन कैसे पूरी होती है? तो सबसे पहला ये है कि ऑक्सीडेशन के लिए ये कौन सा वाटर यूज करते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन दे यूज मेटाबॉलिक वाटर। और दूसरा ये कंसंट्रेटेड यूरिन निकालते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन। और इनके पास सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी स्वेट ग्लैंड नहीं होता, नो स्वेट ग्लैंड। ओके, यस। दूसरा होता है बायोकेमिकल अडेप्टेशन। बायोकेमिकल अडेप्टेशन, इसमें क्या आता है? बायोकेमिकल अडेप्टेशन में क्या आता है? इसका एग्जांपल है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। कैन लिव इन हॉट स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि इनके पास स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन होता है सेल वॉल में। दे हैज pseudopeптидогलाइकन इन सेल वॉल। ओके, यस। इसको रब कर लेती हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो दिखते हैं वही। थर्ड इज, ओहो, इसको रब कर दो। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, इसमें क्या आता है? सबसे पहला कैक्टस ही आता है।
कैक्टस कैसा होता है, ऐसा होता है ना, इसके क्या होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो वो कांटे क्यों होते हैं, जिससे ये अपना सेल्फ डिफेंस कर सके, ठीक है। और कैक्टस का एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस का एग्जाम्पल क्या है, ओपनशिया। इनके जो स्टेम होते हैं ना, वो थिक एंड फ्लैशी होते हैं, थिक एंड फ्लैशी, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। यस, जो जिम्नोस्पर्म्स भी होते हैं ना, यहाँ पे लिख देती हूँ। इनके पास थिक क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल, संकेन स्टोमेटा। यस, चौथे होते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, बस एक छोटा सा रूल है जिसका नाम है एलेंस रूल। एलेंस रूल, एलेंस रूल क्या बोलता है, एलेंस रूल ये बोलता है कि कोल्डर रीजन में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास शॉर्ट ईयर्स होते हैं और शॉर्ट लिम्स होते हैं, जिसकी वजह से हीट लॉस रिड्यूस हो सकता है और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, तो वो आराम से रह पाएंगे। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, एनिमल्स इन कोल्डर region have short ears and limbs. Short ears and limbs, जिससे क्या होगा, रिड्यूस हीट लॉस एंड रिड्यूस सरफेस एरिया। यस, अब आते फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का ये एग्जांपल है, अगर कोई भी हम में से कोई भी घूमने जाते हैं कहीं और से, किसी डिफरेंट स्टेट से, अगर हम लोग हायर एल्टीट्यूड वाली जगह में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ज्यादातर लोगों की ना तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो वहां के एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते। हाई एल्टीट्यूड को में क्यों ऐसी तबीयत खराब होती है, क्योंकि वहां पे कम ऑक्सीजन पाई जाती है, जिससे एल्टीट्यूड सिकनेस आ जाती है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, हाई एल्टीट्यूड में हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, लेस ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ज्यादा दिनों तक तबीयत खराब नहीं रहती, बस एक दो दिन लगता है, इससे क्या होता है, अडेप्ट हो जाती चीजें। क्या होता है, क्या तबीयत खराब होती है, जैसे कि इंक्रीज इन आरबीसी। दूसरा क्या है, ब्रीथिंग रेट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। थर्ड क्या होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीज इन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। यस, तो हमने एकदम सिंपल वे में इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया, अडेप्टेशन वाले टॉपिक को भी हमने इजीली कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एज पिरामिड। इसका नाम क्या है, एज पिरामिड। अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस नाम से पता चल रहा है एज पिरामिड। अब हम यही देखेंगे कि ये स्क्रीन पे आप 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड देख रहे हो, ये एनसीईआरटी से ही मैंने इमेज ली है। तो पहले वाले पिरामिड को देखते हैं, तो क्या बताता है ये कि जो ये सबसे नीचे, मैं इसको समझा देती हूँ एक बार पिरामिड को अच्छे से। सबसे पहले जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए गए, ऑरेंज से। जो रिप्रोडक्टिव वाले लोग किए गए वो किससे रिप्रेजेंट किए गए, ब्लू से। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको किससे रिप्रेजेंट किया गया है इस पिरामिड के लिए, पिंक कलर से। तो फर्स्ट पिरामिड में हम ये देखते हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले बच्चे हैं वो कंपेयर्ड
कंपैरेटिवली दोनों से थोड़े ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, आने वाले समय में पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी। सेकंड क्या है, सेकंड इज स्टेबल। स्टेबल क्यों, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव और जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े सेम है, सिमिलर लोग हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, तो स्टेबल पॉपुलेशन होगी। और थर्ड वाले पिरामिड में हम ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग हैं दे आर लेस कंपैरेटिवली फ्रॉम रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी कि आने वाले समय में जिस भी देश में ऐसी चीज चल रही है जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग कम हैं, वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और इसमें से एक और क्वेश्चन ये सब आ सकता है कि भाई ये क्या शेप है। तो जो स्टेबल वाले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल शेप बोलते हैं। यहीं पे लिख देती हूँ बेल शेप। ओके, और डिक्लाइन वाले को क्या बोलते हैं, अर्न शेप। यहाँ पे लिखती हूँ अर्न शेप। यस ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं इनका नाम लेके अर्न शेप। डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे कि वो डिक्लाइन वाले की बात कर रहा है या फिर स्टेबल वाले की बात कर रहा है। इनको बेल शेप या अर्न शेप के नाम से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इसलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यहीं पे लिख देती हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मली जो हम लोग काउंट करते हैं वो किससे करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल से काउंट करते हैं। नॉर्मली वी काउंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। बट समटाइम्स टोटल नंबर डिटरमिन नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, बायोमास पॉपुलेशन डेंसिटी। बायोमास पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देख रहे हो इमेजेस, ये एनसीईआरटी से ही ली है मैंने, तो इसको ही हम लोग क्या देखेंगे, ये जो इमेज है इससे हम लोग चीजों को समझेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एन से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे आप चार टर्म्स देख पा रहे हो, इमिग्रेशन, नेटिलिटी, एमिग्रेशन, मोटिलिटी। तो नेटिलिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई बर्थ लेता है किसी कंट्री में तो वहां पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, वहां पे क्या होगी, उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी। और एमिग्रेशन में क्या होगी, पॉपुलेशन घटेगी जब कोई देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाता है। इमिग्रेशन में जब कोई पर्सन दूसरी कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाता है, वहां पे क्या होगी, उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन में नंबर ऑफ डेथ्स को क्या बोलते हैं, गिवन पीरियड में उसको क्या बोलते हैं, मोर्टिलिटी बोलते हैं। तो ये सब चीजें, तो ये दो फैक्टर्स बताए गए ऐसे जिससे पॉपुलेशन कम होगी, और ऐसे दो फैक्टर्स बताए गए जिससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। किसमें घटेगी किसमें बढ़ेगी सब इस इमेज में दिया गया है। और ये सब चीजें मैंने एनसीईआरटी से ही ली है। इन सब की ये जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्पेशली लेके के आई हूँ। नेटिलिटी की डेफिनेशन, और स्पेशली बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं अगर इस टाइप के इस टॉपिक से रिलेटेड पॉपुलेशन, ये जो बायोमास पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर इससे क्वेश्चन आ गया ना तो आप ये ऐसे चार्ट भी बना सकते हो और इन सबको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, तो इमेज इंप्रेशन थोड़ा अच्छा जाएगा और कुछ नहीं। ओके यस, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स मैं लिख देती हूँ, ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या है, अब हम कोई चीज देखेंगे, दो ग्राफ की मदद से अब हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये एक ग्राफ है जिससे हम ये देखेंगे कि हम इसको तब यूज करते हैं जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। और ग्रोथ तो फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा जब रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड अवेलेबल होंगे। तो रिसोर्सेस अनलिमिटेड
ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। इसका एक वो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी है, वो क्या है, dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल rn। और इसका एक इंटीग्रल फॉर्म भी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, n इज इक्वल टू n0 ERT। सब ये दे रखा है एनसीईआरटी में, ओके। यस, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है। अब दूसरे टाइप का ग्रोथ मॉडल आता है जिसका नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, ये तब यूज किया जाता है जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन होता है, तब रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कंपटीशन होगा ऐसे केस में तो। यस, अब क्या है, यहाँ पे आता है dn/dt, इसका भी एक इंटीग्रल मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, तो उसको भी हमें पढ़ना जरूरी है। dn/dt इज इक्वल टू rn k-n/k, ओके। यस, फिर n किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट ऑफ टाइम t, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टाइम t। यस, स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और k किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी को। ओके, यस। अब इसकी इमेज भी लेके आई हूँ मैं, देखो यही है, dn/dt इज इक्वल टू rn, बताना है क्या है ये, किसका, या तो लिखा हुआ ये। और dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल rn k-n/k, तो ये किसका है बताना, ए और बी, ये सब लिखा हुआ है वैसे, पर पढ़ लेना इसको, मैं इमेज लेके आई हूँ। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अब हम ये देखेंगे कि कुछ केसेस है जैसे कि म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, कमेंसलिज्म, पैरासिटम, ठीक है, प्रिडेशन, अमेंसलिज्म, ये सब चीजें जहाँ पे हम दो स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, किसी एक को फायदा होगा, किसी एक को नुकसान होगा, तो ये सब चीजें किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी का फायदा हो जाएगा उसमें। तो हम ये सब चीजें अब देखते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, प्रिडेशन। प्रिडेशन को पढ़ते सबसे पहले। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रिडेशन, ओके। प्रिडेशन में क्या है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये किसकी बात चल रही है, यहाँ पे एक होता है प्रेडेटर और सेकंड इज प्रे, यहाँ पे इन दोनों की बात चल रही है। इसका मतलब है एक स्पीशीज को तो भाई फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है एक तरीके से। तो यहाँ पे जो प्रेडेटर्स, प्रेडेटर का मतलब क्या होता है, जो शिकार करते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं ना, दे आर एक्ट एज एनर्जी ट्रांसफर, वो किसकी तरह एक एक्ट करते हैं, चैनल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, predators predators act as channels of energy transfer, channels of energy transfer। yes, और लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई प्रेडेटर होना भी जरूरी है जिससे प्रे की पॉपुलेशन जो होगी वो कंट्रोल में रहे, टू कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल।
यस, ओके। अब लेकिन यार हम ये चीज को तो समझते हैं, सबको अपनी जान प्यारी होती है, जैसे कि प्रे को अपनी जान प्यारी होती है कि नहीं। उसको पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है जो ये डिजास्टर है ना, इसको ना एक बार रिमूव कर दिया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए, रिमूव किया गया था। जिससे क्या था, जो स्पीशीज थी ना इनवर्टिब्रेट्स की, वो एक्सटेंट हो गई थी। स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट becomes extinct। तो मैं क्या बोल रही थी, जो प्रे होते हैं वो उनको भी अपनी जान प्यारी होगी, तो कुछ ना प्रे डिफेंस होते हैं जिससे वो किसी ना किसी हद तक अपने आप का प्रोटेक्शन कर सके। प्रे डिफेंस कैसा है वो? सबसे पहला है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज कौन करता है? जैसे कि इंसेक्ट हो गया, फ्रॉग हो गया। सेकेंड इज केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस, केमिकल डिफेंस कौन करता है? जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई। और थर्ड कौन होते? थॉर्न्स। थॉर्न्स किस में होता है भाई? कांटे किस में होते हैं? थॉर्न्स होते हैं भाई कैक्टस में। यस। अब कुछ प्लांट्स ना प्रोड्यूस भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं केमिकल्स को। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स। एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि और भी केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कैफीन हो गया, स्टेक्राइन हो गया, क्यूनिन हो गया, ओपियम हो गया, ये सब है एक्स्ट्रा ये बात, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट इंटरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? कंपटीशन। भाई ये तो सबको पता ही होगा, एटलीस्ट कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन ये होता है जिसमें, कंपटीशन में क्या होता है जिसमें दोनों स्पीशीज का ही नुकसान होता है। देखो, सबसे पहले ये बात तो तय है, किसी भी एक स्पीशीज का जो फिटनेस है वो सिग्निफिकेंटली कम होता है ड्यू टू सुपीरियर स्पीशीज। होता है ना, किसी दो चीजों को कंपेयर करते तो एक ना एक चीज अच्छी निकलती है क्योंकि उसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं। यहाँ पे अगर ऑर्गेनिज्म की बात कर चल रही है तो यानी कि वहां फिटनेस के मुताबिक बात चल रही है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फ्लैमिंग्स एंड फिशेस, है ना। तो ये सब चीजें डार्विन ने भी जैसे बताया था, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है जो कि किसका सोर्स होता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का सोर्स होता है। तो अभी इन सब बातों को लिखते हैं अच्छे से, ओके, जिससे आपको समझ में आए। तो कंपटीशन में क्या होता है? सबसे पहले फिटनेस देखी जाती है, मतलब फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज। फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज is significantly is significantly lowered in presence of superior species. In presence of superior species. Yes. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज फ्लेमिंग्स एंड फिशेस। Complete for zooplanktons. सुपीरियर स्पीशीज होती जो कि
ओके, जिसको अब हम चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे। जो डार्विन था उसने क्या बताया था, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है जो कि किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यस, आगे बढ़ते। एक कॉम्पिटिटिव रिलीज यानी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोनेल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है, सुपीरियर स्पीशीज के एब्सेंस में जो इंफीरियर स्पीशीज होता है वो मोर ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हो जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, जब कोई स्ट्रॉन्ग स्पीशीज होगी, अगर वो नहीं होगी, उसके एब्सेंस में जो इंफीरियर स्पीशीज होगी वो तो ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में फैलने की कोशिश करेगी जिससे वो अपना बना सके थोड़ा बहुत दबदबा, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉम्पिटिटिव रिलीज, यही पे लिखती हूँ कॉम्पिटिटिव रिलीज। किसका एक्सपेरिमेंट था ये, कोनेल्स एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या बोलते हैं, इन एब्सेंस ऑफ सुपीरियर स्पीशीज, inferior species spreads to more geographical area, more geographical area। यस, एग्जाम्पल भी लिखती हूँ, एग्जाम्पल भी बताती हूँ आपको क्या है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज बेलेनस जो कि सुपीरियर स्पीशीज है, एंड इंफीरियर कौन सी है, इंफीरियर है कैथेमेलस, कैथेमेलस ये इंफीरियर है। और ये एक एनिमल है बर्नाकल्स, ओके, ये एक एनिमल है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, इस एक्सपेरिमेंट का ये एग्जाम्पल है, तो याद रखना। अब एक और है बुक में बड़ा फेमस सा प्रिंसिपल है जिसका नाम है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बताते हैं, अगर कोई दो स्पीशीज एक ही सेम रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, क्योंकि उन दोनों स्पीशीज में से कोई सुपीरियर होगा, कोई इंफीरियर होगा। जो सुपीरियर होगा वो जीत जाएगा, जो इंफीरियर होगा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज है। एग्जाम्पल भी है एबिंगटन टॉर्टोइस एंड गोट्स, गोलापोगास आइलैंड में होता है, ये एक्सटेंड हो चुका है। जो टॉर्टोइस है वो एक्सटेंड हो चुका, गोट्स पर जी रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या बताता है ये प्रिंसिपल, गॉस यहाँ पे, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही, मैं यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ। यहाँ पे लिखते गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो टू स्पीशीज competing for same resources cannot coexist। एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, एग्जाम्पल इज
अबिंगडन टॉर्टोइस एंड गोट्स, जो कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। और कहाँ पे ये, ला फोकस आइलैंड। ओके, यस। पर लेकिन अब एक और चीज आती, एक और प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है को एग्जिस्टेंस। ये किसने बताया था? यहाँ पे लिखती हूँ, को एग्जिस्टेंस। ये किसने बताया था? मार्क आर्टर ने बताया था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैक आर्टर। ओके, यस। तो ये क्या करते हैं अब भाई, दो मान लो कोई दो स्पीशीज है, वो एक ही रिसोर्स के लिए वो कर रही है, को एग्जिस्ट नहीं कर पाती। पर लेकिन कुछ केसेस ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या चलता है, को एग्जिस्टेंस में रिसोर्स पार्टीशनिंग चलती है, जैसे कि फॉर्जिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया, या फिर स्पेस ऑक्यूपाई का केस हो गया, इन सब चीजों में हो गया। ठीक है, तो कुछ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में ही ऐसे चलता है। आप समझ गए ना? जैसे मान लो रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाती है, मतलब एनिमल्स के बीच में, कि भाई इस समय मैं फॉर्जिंग करूंगा, इस समय मैं ये करूंगा, मैं उस समय मैं उस जगह पे जाऊंगा, तो जिससे आपस की सहमति से ऐसे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, को एग्जिस्टेंस में क्या होता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाती है। सिंपल सी चीज है, रिसोर्स यस। जैसे कि एग्जांपल में फॉर्जिंग हो गया, ब्रीडिंग पीरियड हो गया, ब्रीडिंग पीरियड, और क्या हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड, और क्या हो गया, ऑन ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, यस। और किस में होता है, वर्कड ऑन 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ ओके, यस। अब हम आगे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, पैरासिटिज्म। यहीं पे लिखती हूँ, ये एक अलग टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें एक को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में मैंने बता दिया, जिसमें एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, हो स्पेसिफिक होता है ये। ओके, अब पैरासिटिज्म में ना दो टाइप की चीजें होती है, मैं बताती हूँ। पहला होता है एक्टोपेरासाइट्स, दूसरा होता है एंडोपेरासाइट्स। एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। यहाँ पे लिखती हूँ, ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे एक्टोपेरासाइट्स। एक्टोपेरासाइट्स का एग्जाम्पल क्या है, कस्कूटा, कस्कूटा प्लांट टोटल प्लांट पैरासाइट। ओके, यस। इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, कोई भी लीव्स नहीं होता, नो क्लोरोफिल, नो लीफ। ठीक है, सॉरी। लाई स्टिक्स ऑन डॉग्स, जैसे कि भाई जो लीकें होती हैं वो डॉग्स के ऊपर होती है, तो ये भी एक्टोपेरासाइट्स का ही एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल्स है, और भी एग्जाम्पल्स है, कोपॉड्स ऑन फिशेस, कोपॉड्स ऑन फिशेस। ओके, यस।
तो ये एक्टोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं एंडोपैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? जो अंदर होता है, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? जैसे कि ह्यूमन लिवर फ्लूक्स, ह्यूमन लिवर फ्लूक्स, जहां पे 3 होस्ट होते हैं। ओके, 3 होस्ट, यस। और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी इसका एग्जाम्पल है, जहां पे 2 होस्ट होते हैं। पहला तो होता है अपना ह्यूमन और सेकंड इज मस्कीटो। ओके, यस। अब एक आता है अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस भी होते, प्लाज्मोडियम की बात चल रही है। अडेप्टेशंस, अडेप्टेशंस में क्या होता है? किसी चीज को अडेप्ट करना, जो हमने पहली बार मतलब पहले भी कर रखा है। जैसे कि इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ हुक्स, प्रेजेंस ऑफ हुक्स, suckers, loss of digestive system, loss of digestive system, high capacity of reproduction, high capacity of reproduction. Okay, yes. अब एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ये किसके बीच में होता है? कुकू एंड क्रो। देखो, क्रो को सब लोग उल्लू उल्लू बोलते हैं, तो कहते हैं भोला होता है कौवा बेचारा। ये क्या करती है? कुकू इतनी चालाक होती है, अपने जो एग्स ले करती है, ये बस अंडे देने का काम करती है, और अपने अंडे क्या करती है? कौवे के एग्स में डाल देती है, जो उनके एग्स होते हैं उसमें। जिससे कौवे को तो बेचारे को पता नहीं चलता, वो सबको एक ही तरीके से ट्रीट करता है। फिर जब कुछ दिनों बाद जब एग क्रैक होता है, जब उसमें से एक कुकू निकलती है, तो फिर पता चलता है कि भाई क्रो ने तो पा लिया। तो ये देखो, एक तरीके का चीटिंग ही है। यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल में, ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? कुकू एंड क्रो, यस। तो हमने पैरासिटिज्म वाला टॉपिक भी कर लिया। अब हमारे पास आता है कमेंसलिज्म। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। कमेंसलिज्म में क्या होता है? जहाँ पे एक स्पीशीज को तो कुछ मतलब नहीं होता, कोई फायदा ना ही कोई नुकसान होता है, पर लेकिन एक स्पीशीज को फायदा होता है। ओके, यस। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन होता है? +0, मतलब एक को फर्क पड़ता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? पहला है ऑर्किड, ऑर्किड जहाँ पे ये पॉजिटिव है, ऑन मैंगो, ऑन मैंगो, मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑर्किड में क्या होता है? जैसे कि फोटोसिंथेसिस का काम होता है, एपिफाइटिक रूट्स होते हैं। ओके, यस। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, एपिफाइटिक रूट्स। लमेन टिश्यू, जिससे क्या होता है? ये हाइग्रोस्कोपिक। ओके, और क्या एग्जाम्पल हो गया? जैसे कि बर्नेलस ऑन वेल, नेल्स ऑन वेल। और क्या होता है? सी एनेमोने
एंड क्लॉनफिश। ये सब एग्जाम्पल्स है और इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसको फायदा हो रहा है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, कमेंसलिज्म के क्या एग्जाम्पल है, पैरासिटिज्म के क्या एग्जाम्पल है, अमेंसलिज्म की क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये सब चीजें। अब एक और चीज आती है, एक और रिलेशन आता है जिसका नाम क्या है, म्यूचुअलिज्म, जहां पे दोनों स्पीशीज को फायदा ही होता है। म्यूचुअलिज्म, ओके, यस। इसका एग्जाम्पल क्या है, हर्माइट क्रैब एंड सी एनेमोने। यहाँ पे लिख देती हूँ, हर्माइट क्रैब एंड सी एनेमोने। यस, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि और भी फिग एंड वेस्ट युक्का एंड मॉथ। और क्या होता है, और हमारे पास और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि लाइकन्स हो गया, माइकोराइजा, ये तो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स है। लाइकन्स एंड माइकोराइजा, ओके। ये सब चीज है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना जिससे मैं समझा रही हूँ मैं, ओके, यस। लास्ट आता है हमारे पास अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म जिसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है, सॉरी, एक को नुकसान होता है और एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। मैं यहाँ पे रब कर लेती हूँ। एक को फायदा होता है, सॉरी नुकसान होता है, बाबा गलती हो रही है, और एक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिलेशन है इसका, ओके। इसमें अमेंसलिज्म का क्या एग्जांपल है, जैसे कि एंटीबॉडीज जो होती है, एंटीबॉडीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ अमेंसलिज्म, एंटीबॉडीज, ओके। तो इसी तरह से हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए एकदम डिटेल में, ओके। बस आपको एक काम करना है, इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने, एनसीईआरटी को अच्छे से करना है और बहुत सारे एमसीक्यूज करने, ठीक है, यस। तो इसी तरह से हमने ये चैप्टर पूरा डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरी ये चैप्टर मुझसे समझ में आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसी तरह हमने इकोलॉजी वाली यूनिट को भी एकदम डिटेल में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं, और आपको कोई भी यूनिट पढ़ना है तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच, ओके बाय।